एमपी टेट सन 2018 जो कि 16 फरवरी सन 2019 को कंडक्ट कराया गया था ऑनलाइन, उसमें पूछे गए उर्दू के सभी सवालों को हम हल करेंगे और हर एक सवाल से मुताल्लिक कुछ अहम पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने पेश करेंगे, जो कि आपको आपके इम्तिहान जो कि 5 मार्च को होने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये जो पेपर डाउनलोड किया गया है वो टीचर अड्डा की वेबसाइट से किया गया है, इसलिए उसका लोगो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए, यहाँ पे एक मिसरा है, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का, ये किसका मिसरा है? तो ये जो मिसरा है ये एक शेर का दूसरा मिसरा है। पहला मिसरा क्या है आपके ज़हन में जा रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। ये पूरा शेर फ़ानी बदायूनी का है। ठीक है, बदायूं में पैदा हुए। ठीक है, इनका असली नाम क्या था? तो फ़ानी बदायूनी का असली नाम शौकत अली था। इनको यासियात का इमाम कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है आपसे कि यासियात का इमाम किसे कहते हैं? तो फ़ानी बदायूनी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी शायरी में हुज़्न गम काफ़ी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसमें यह पूछा जा रहा है कि उर्दू शायरी की बाकायदा इब्तिदा कहाँ से हुई? दक्कन में, पाकिस्तान में, सिंध में या फिर शुमाल में, यानी कि ये जो नॉर्थ इंडिया है उसमें। तो उर्दू शायरी की बाकायदा इब्तिदा की बात करें तो ये दक्कन में हुई। दक्कन में ही आपको नौ सरहार किताब मिलेगी, जिसमें मरसिया के पहली बार जुज़ देखने को मिले। दक्कन में ही आपको उर्दू की पहली नसरी किताब भी मिलेगी, जिसका नाम है सब रस। इसके मुसन्निफ़ मुल्ला वजही हैं। दक्कन में ही आपको उर्दू की पहली मसनवी मिलेगी, जिसका नाम है कदम राव पदम राव। ठीक है, ये भी आपकी दक्कन की ही है। ये उर्दू की पहली मसनवी है। इसके मुसन्निफ़ जो हैं वो कौन हैं? तो फ़खरुद्दीन निज़ामी हैं। ठीक है, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर जो हैं वो कहाँ के हैं? दक्कन के। कौन हैं? कुली कुतुब शाह हैं। ठीक है, कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर हैं। ये उर्दू के अलावा तेलुगु ज़बान में भी शायरी किया करते थे। अपनी शायरी में सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड मोहम्मद कुली कुतुब शाह के पास ही है। अपने शायरी में इन्होंने 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए थे। ठीक है, तो यहाँ से आपने देख लिया कि जो वली दक्कनी हैं वो भी दक्कन के हैं। ठीक है, जिनको उर्दू शायरी का बाबा आदम मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा। तो इससे क्या पता चला कि उर्दू शायरी की बाकायदा जो इब्तिदा हुई वो दक्कन में हुई। ठीक है, इसी वजह से मुमकिन है कि नसीरुद्दीन हाशमी ने ये बात कही हो कि उर्दू की पैदाइश दक्कन में हुई। हालांकि उनका ये नज़रिया सही नहीं है। उर्दू की पैदाइश दिल्ली और गिरदो नवाह में हुई। ये नज़रिया मसूद हुसैन ख़ां का सबसे ज़्यादा अथेंटिक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे, जिसमें यह पूछा जा रहा है कि उर्दू की वह शेरी सिन्फ जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं? जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए उसे हम कसीदा कहते हैं। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके माने हैं गाढ़ा गूदा के या मगज़े गलीज़ के। ठीक है, मगज़े गलीज़ या गाढ़ा गूदा कसीदा का मानी है। कुछ लोगों का मानना है कि कसीदा लफ्ज़ कसद से बना है, जिसके माने हैं इरादा करना। चूँकि शायर इरादा करके किसी बादशाह की तारीफ़ करता है तो उसको इसीलिए कसीदा कहते हैं। कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी आपसे पूछे जाते हैं। तो कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी कितने हैं? 5 हैं। तशबीब, ठीक है, तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ और मुद्दवा, ये 5 अज़्ज़ाए तरकीबी हैं कसीदा के, आपको याद रखना है।
उर्दू की वह शेरी सिन्फ जिसमें ख्याली वाक़यात बयान किए जाते हैं, कता में, मसनवी में, रुबाई में या फिर मरसिया में। देखिए शेरी सिन्फ पूछा जा रहा है, अगर उर्दू की नसरी सिन्फ पूछता तो आपका जवाब दास्तान हो जाता, क्योंकि दास्तान में मा फ़ौकुल फितरत अनासिर आपको देखने को मिलते हैं, परियों के, जिनों की कहानी, ऐसी कहानी जो अक्ल में आना मुमकिन नहीं है, ठीक है, अक्ल से परे है, वो कहानियाँ दास्तान में देखने को मिलती हैं। लेकिन ऐसा ही ख्याली पुलाव या ख्याली वाक़यात जिस शेरी सिन्फ में बयान होते हैं उसे क्या कहते हैं, मसनवी कहते हैं। उर्दू की कुछ अहम मसनवियों की बात करें तो मसनवी सहरुल बयान जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसकी है, मीर हसन की है, आपको याद रखना है, मीर हसन की है मसनवी सहरुल बयान। इसके अलावा गुलजार नसीम मसनवी पंडित दयाशंकर नसीम की है। मसनवी ज़हर इश्क, ज़हर इश्क अक्सर पूछी जाती है, किसकी है, तो ज़हर इश्क मिर्ज़ा शौक की है। और दरियाए इश्क अगर पूछे तो ये मीर तकी मीर की मसनवी है, ठीक है, याद रखिएगा। मसनवी वो शेरी सिन्फ है जिसमें ख्याली वाक़यात बयान किए जाते हैं। आगे अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि हुरूफ की हरकत सकनात ज़ाहिर करने वाली अलामतों को क्या कहते हैं, ठीक है। अलिफ है, उस पर ऊपर अगर इस तरह से कर दिया तो इसको ज़बर कहते हैं, नीचे कर दिया तो इसको ज़ेर कहते हैं, इस तरह से कर दिया तो इसको पेश कहते हैं। तो ज़ेर ज़बर पेश को हम क्या कहते हैं, ये हरकत सकनात हरूफ की ज़ाहिर करते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एराब कहते हैं, ठीक है। तो वो हरूफ की हरकत सकनात जो ज़ाहिर करे वो एराब होता है। यहाँ पे पेडागोजी का एक सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़िए। सबक की अच्छी मंसूबाबंदी के लिए ज़रूरी है कि सबक के एक लेसन की अच्छी प्लानिंग के लिए, अच्छी लेसन प्लान के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, मतन को यानी कि जो पैसेज है उसको क्लासरूम में बुलंद आवाज़ से सस्वर वाचन से पढ़ा जाए, या फिर मतन को पहले से पढ़ लिया जाए, या फिर सिर्फ ज़ाहरी खूबियों को बताया जाए, या ज़ाहरी और बातनी दोनों खूबियों को उजागर किया जाए। तो सबक की अच्छी मंसूबाबंदी के लिए ज़रूरी ये है कि आप सबक की ज़ाहरी और बातनी दोनों खूबियों को उजागर करें, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। आगे अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल के किस अमल से असातिज़ा और तलबा दोनों को असबाक की सही सिमतों का पता चलता है, यानी कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिससे टीचर और स्टूडेंट दोनों को लेसन किस डायरेक्शन में जा रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दोनों को पता चलता है। ऑप्शन है ज़बान पर मुकम्मल महारत हासिल करने से, यानी कि लैंग्वेज पे पूरी तरह से कमांड हासिल करने से, या फिर जमात में तलबा और असातिज़ा दोनों के ज़रिया सबक को बावाज़ बुलंद यानी सस्वर वाचन में पढ़ने से, या फिर तदरीसी मनसूबाबंदी से, या फिर असबाक को याद करने से। तो जब आप लेसन प्लान बनाएंगे, तदरीसी मनसूबाबंदी बनाएंगे करेंगे, तो इस अमल से टीचर और स्टूडेंट दोनों को ये पता चलेगा कि सबक सही सिमत में जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे तदरीसी मंसूबाबंदी हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल ये है कि दर्ज झेल में उर्दू का पहला सवानेह निगार कौन है। उर्दू के पहले सवानेह निगार की अगर हम बात करें तो वो हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 3 लोगों की सवानेह हयात लिखी, ठीक है। एक तो उन्होंने लिखी हयात सादी, ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है शेख सादी की ये सवानेह हयात है। इसके बाद इन्होंने लिखी हयात जावेद, ठीक है, नाम से नहीं पता चल रहा है जावेद कौन है, तो यहाँ पे हयात जावेद जो है ये सवानेह हयात थी किसकी, सर सैयद अहमद ख़ान की। उसके बाद इन्होंने एक और किताब लिखी यादगार गालिब, जो कि मिर्ज़ा गालिब की सवानेह हयात थी। यानी कि उर्दू का पहला सवानेह निगार हम कह सकते हैं किसे, हाली को, ठीक है।
ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को उर्दू का पहला स्वानी निगार माना जा सकता है। तदरीस कैसा अमल है, टीचिंग जो है ये कैसा अमल है, तो ये एक इस्लाही अमल है। ठीक है, इस्लाही अमल है, शिक्षण एक इस्लाही अमल है। अफसाने के अज्जाए तरकीबी में कौन शामिल है? अफसाने के अज्जाए तरकीबी की बात करते हैं। ऑप्शन में है बैन, तो बैन जो है ये मरसिया का सबसे अहम जुज़ है। ठीक है, सरापा, चेहरा, ठीक है, आमद, रुखसत, ये सब जो हैं वो मरसिया के अज्जाए तरकीबी हैं। तो ये दोनों मरसिया के हो गए। हमद जो है ये किसका है? तशबीब, गुरेज, मदा, दुआ और मुद्दवा। तो मदा जो है ये तो कसीदा की है, और हमद जो है ये किस में होता है? तो हमद एक नसरी, एक नज़्म की सिनफ होती है जिसमें खुदा की तारीफ बयान की जाती है। तो यहाँ से आपको जवाब मिल गया होगा कि अफसाने का जो अज्जाए तरकीबी है उसमें वहदत तअस्सुर शामिल होता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। पेडागोजी का एक और सवाल है कि तलबा में उर्दू ज़बान के तई दिलचस्पी कायम करने के लिए तलबा को बताया जाना चाहिए। एज ए टीचर आप अपने स्टूडेंट में उर्दू लैंग्वेज से रिलेटेड इंटरेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट को क्या बताएंगे? उर्दू ज़बान की मासी और तहजीबी अहमियत यानी कि इकनॉमिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस उर्दू लैंग्वेज की बताएंगे आप, या फिर उर्दू ज़बान के सिर्फ इकनॉमिकल इम्पोर्टेंस बताएंगे, या फिर उर्दू ज़बान के सिर्फ पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बताएंगे, या उर्दू ज़बान की जो रिलीजियस इम्पोर्टेंस है वो बताएंगे? तो देखिए, उर्दू ज़बान में दिलचस्पी पैदा करना है तो हमें उर्दू ज़बान की माशी और तहजीबी, ठीक है, दोनों अहमियत हम बच्चों को बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही जवाब है। देखिए यहाँ पे सभी जवाब जो सही हैं वो आपको दे दिए जा रहे हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको लिंक से नहीं जा पा रहे हैं तो आपको सर्च करना है हैदरी स्टडी पॉइंट, हमारे चैनल का लोगो आपको मिलेगा। ठीक है, उस चैनल में आप ज्वाइन हो जाइएगा, ये पीडीएफ आपको वहाँ पे दस्तयाब करा दी जाएगी। चलिए अगला सवाल है कि किसी शेर के रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं? एक मैं शेर आपको पहले सुनाऊं फिर आपको समझ में आएगा। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, ठीक है, रदीफ और काफिया बस लिख रहा हूँ। आखिर इस दर्द की दवा क्या है? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रदीफ से पहले, तो ये जो क्या है जो कि सेम है, इसमें कोई भी वेरिएशन और चेंजेस नहीं आ रहा है, तो ये तो रदीफ है। लेकिन हवा और दवा ये हम आवाज़ लफ्ज़ हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम काफिया कहेंगे। ठीक है, तो किसी शेर के रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहा जाता है। अगला सवाल ये कि तलबा के लिए उस्ताद का रोल क्या होता है? ठीक है, एज ए टीचर हमें कौन सा रोल अपनाना चाहिए? रहनुमा और मददगार का यानी कि गाइड और हेल्पर का, या फैसिलेटर? सिंपली अगर फैसिलेटर आपका ऑप्शन में मिलता, सुगम करता, सहूलत रसा, तो वो आपका जवाब हो जाता। पेशावर के तौर पर, मददगार के तौर पर, या सिर्फ रहनुमा के तौर पर, ये नहीं, बल्कि हमें रहनुमा और मददगार यानी कि हमें एज ए फैसिलेटर काम करना चाहिए, सहूलत रेसा या सुगम करता के तौर पर एक टीचर को काम करना चाहिए। तो यहाँ पे रहनुमा और मददगार दोनों है, तो बाकी ऑप्शन के मुकाबले ज़्यादा मुनासिब आपका पहला वाला ऑप्शन है। उर्दू का पहला इंशाइया निगार किसे तस्लीम किया जाता है? अब्दुल हलीम शरर को, डिप्टी नज़ीर अहमद को, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को, या फिर प्रेमचंद को? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद को उर्दू का पहला इंशाइया निगार तस्लीम किया जाता है। अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब बहुत पूछी जाती है, ठीक है, तो आपको याद रखना है आब हयात इनकी किताब है। इसके अलावा सुखनदान फ़ारस, ठीक है, दरबार अकबरी,
ये सब इनकी किताब हैं, ठीक है। दरबार अकबरी किसकी किताब है? तो ये किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद को इंशाइया निगार, पहला इंशाइया निगार माना जाता है। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, इस इसके खालिक कौन है इस तसनीफ़ के? तो इसके खालिक भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। यहाँ पे एक मिसरा है, नाज़ कि उसके लब की क्या कहिए। दूसरा मिसरा है, पंख उड़िए गुलाब की सी है। इस तरह से पूरा शेर बन गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये शेर किसका है? तो आज सबको पता है ये मीर तकी मीर का शेर है। और मैं आपसे अगर ये भी पूछूँ इस शेर में कौन सी सिनत है, तो आप कहेंगे सिनत तशबीह है, ठीक है। जब किसी भी शेर में किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन किसी कॉमन क्वालिटी की वजह से किया जाता है, तो वहाँ पे सिमली होता है, यानी कि उपमा अलंकार होता है, उर्दू में जिसे तशबीह कहा जाता है। तरक्की पसंद तहरीक से किसका ताल्लुक नहीं है, ठीक है, सॉरी, किसका ताल्लुक है? तो फ़ानी हसरत और शाद ये तो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं है, बल्कि फैज़ अहमद फैज़, मजरूह सुल्तानपुरी, अली सरदार जाफरी, ठीक है, ये सब जो हैं वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हैं। तो इसलिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। देखिए एक यहाँ पे नज़रिया आ गया उर्दू ज़बान से मुताल्लिक कि उर्दू ज़बान की पैदाइश दिल्ली और नवाहे दिल्ली में हुई। ये किसका नज़रिया है? तो ये नज़रिया मसूद हुसैन खां का है, ठीक है। उर्दू ज़बान की पैदाइश से मुताल्लिक यही नज़रिया सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और विश्वसनीय माना जाता है। बाकी ऑप्शन पे भी डिस्कस कर लें। उर्दू ब्रज भाषा से निकली ये नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, ठीक है। नसरुद्दीन हाशमी का मानना यह है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। महमूद शुरानी का मानना यह है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ठीक है। सुलेमान नदवी हैं, उनका मानना यह है कि उर्दू जो है वो पैदा हुई सरजमीन सिंध में। कौन मानते हैं सिंध को? सुलेमान नदवी मानते हैं। और उर्दू खड़ी बोली से निकली, ये नज़रिया किसका है? आपको कमेंट में बताना है। चलिए यहाँ पे एक मिसरा है, ठीक है। अब इस मिसरे का दूसरा मिसरा भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। मिसरा ये है कि न गोरे सिकंदर न है कब्रदारा, न गोरे सिकंदर न है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। ये शेर किसका है पूरा? तो ये आतिश का शेर है, ठीक है। लखनऊ के दबिस्तान से, यानी दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे ख्वाजा हैदर अली आतिश। ये शायरी को मुरस्सा साजी का नाम देते हैं। शायरी भी एक इनका शेर है, बंदिश अल्फाज जड़ने के नगों से कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साजी का, ठीक है। तो आतिश हैं ये इस शेर के या इस मिसरे के, जो ये मिसरा सिर्फ है इसके खालिक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक और पेडागोजी का सवाल आ गया कि तदरीस को मुअस्सिर बनाने के लिए उस्ताद को दर्ज झेल में किन उमूर पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। एज ए टीचर आप टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो किस पॉइंट पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे? आमोजिस पे, तालीमी मकासद यानी कि एजुकेशनल एम पे, या फिर एक्सपीरियंसेस यानी कि तजर्बात पे। तो आप इन सभी पे तवज्जो देंगे, यानी कि जो आपका तीसरा वाला ऑप्शन है तालीमी मकासद, आमोज़ी, तजर्बात और अंदाज़ा कदर यानी कि इवेल्युएशन, इस पे भी आप तवज्जो देंगे। इसलिए आपका जो सही जवाब होगा वो तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे, दास्तान की तदरीस के लिए उस्ताद को चाहिए कि वो शामिल निसाब दास्तान की किस चीज़ को करे? तमाम इक़्तिबास को पढ़ाने का वो एहतमाम करे, यानी आप दास्तान पढ़ा रहे हैं तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे? तमाम इक़्तिबास जितने भी पैसेज हैं दास्तान के सबको पढ़ाएंगे, या फिर चंद इक़्तिबास को आप बावाज़ बुलंद पढ़ाने का एहतमाम कर देंगे, या फिर तमाम इक़्तिबास को जितने भी इक़्तिबास हैं सबको तेज़ आवाज़ में पढ़ाएंगे, या फिर
चंद इक़्तिबास बस पढ़ाने का आप एहतमाम करेंगे। देखिए जो दास्तान है इसकी ख़ुसूसियत क्या होती है, तवालत, ये बहुत लंबी होती है, ठीक है। पुराने ज़माने में वक्त गुजारी के लिए ये काम दास्तान लिखी जाती थी। अब तो किसी के पास वक्त ही नहीं है, तो अब दास्तान क्या है, इसका थोड़ा सा उरूज कम हो गया है। तो इसकी बड़ी ख़ुसूसियत यह है तवालत दास्तान की। इसलिए क्या हमें पूरी दास्तान को पढ़ाना चाहिए बच्चों को, वो भी तेज़ आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से, बिल्कुल नहीं। हमें चंद इक़्तिबास को पढ़ा देना चाहिए, ठीक है, बावाज़ बुलंद, ठीक है। ये दास्तान को पढ़ाने का सही तरीका है, ठीक है। चंद इक़्तिबास को बड़े बावाज़ बुलंद पढ़ा दीजिए, ठीक है, ताकि बच्चों को कुछ तलफ़्फ़ुज़ वगैरह समझ में आ जाए, सीख जाएं, और बाकी उनको ऑर्डर कर दी खुद से पढ़ो बेटा, भागो बाहर है, खुद से पढ़ो जाओ। तो इस तरह से आपका जो चंद इक़्तिबास को बावाज़ बुलंद पढ़ाने का एहतमाम करें, ये वाला ऑप्शन जो है, दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। चलिए, वो हरूफ जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ की मानिंद ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं क्या कहलाते हैं, जैसे जैसी, जैसी, जैसा, ठीक है, सी, ये सब जो हरूफ हैं ये कौन से हरूफ कहलाते हैं, हरूफ तशबीह कहलाते हैं। जैसे अली शेर की तरह बहादुर है, तो यहाँ पे जो की तरह लफ्ज़ होगा ये क्या हो जाएगा, की तरह लफ्ज़ आपका हरफ तशबीह हो जाएगा, ठीक है। नाजुक उसके लब की क्या कहिए, पंख उड़िए गुलाब की, सी है, तो यहाँ पे जो सी लफ्ज़ है ना, इस शेर में सी जो लफ्ज़ है ये क्या है, ये हरफ तशबीह है। वह कलमे का वह कलमा, जुमले का वह कलमा जिसमें किसी काम के करने या होने का इजहार पाया जाए। किसी काम के करने या होने का जिससे पता चले उसको हम फ़ेल कहते हैं, जो काम करने वाला होता है उसको फ़ाइल कहते हैं, जिस पे काम होता है उसको मफ़ूल कहते हैं। जैसे अली उर्दू पढ़ाता है, तो अली आपका हो गया फ़ाइल, उर्दू मफ़ूल हो गया, और पढ़ाना फ़ेल हो गया। तो जिससे काम करने के होने का पता चले वो फ़ेल होता है। वो हरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम बोलने में आए उसे क्या कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अल कमर, ठीक है, तो जब मैं इसको बोलूँगा तो अक कमर नहीं पढ़ सकता ना, पढ़ूँगा तो अशम्स इसको मैं पढ़ सकता हूँ, अल शम्स इसको मैं नहीं, अशम्स इसको पढ़ूँगा। लेकिन जब इसे पढ़ना होगा तो अलिफ लाम को ज़ाहिर करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा अल कमर। तो ये जिसमें अलिफ लाम ज़ाहिर हो उसको हम कमरी हरूफ कहते हैं, ठीक है, और जिसमें अलिफ लाम ज़ाहिर ना हो उसको हम शमसी हरूफ कहते हैं। जैसे वज़्ज़ुहा, वज़्ज़ुहा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वल ज़ुहा इसको तो हम नहीं पढ़ते ना, वज़्ज़ुहा पढ़ते हैं, तो अलिफ लाम ज़ाहिर नहीं होता, तो ये हरूफ शमसी हो गया, ठीक है, ठीक है। जबकि हम वल फज्र जब पढ़ते हैं, वल फज्र, इसको व फज्र तो नहीं पढ़ते ना, वल फज्र पढ़ते हैं, अलिफ लाम इसमें ज़ाहिर करते हैं, तो ये हरूफ कमरी हो गया। उम्मीद है कमरी और शमसी हरूफ आपको समझ में आ गए होंगे। कमरुल हुदा, कमरुल हुदा में अलिफ लाम ज़ाहिर हो रहा है, तो ये हरूफ कमरी की मिसाल हो गई। आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाविल के अज्जाए तरकीबी क्या बैन होगा, नहीं बैन नहीं होगा, क्योंकि ये तो मरसिया का है। गुरेज ये तो किसका है, कसीदा का है। वैदत तअस्सुर तो अफसाना का है, तो कौन सा होगा, प्लाट होगा। नाविल का अज्जाए तरकीबी प्लाट होगा। दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक गैर अफसानवी अदब से है, गैर अफसानवी अदब से जो ताल्लुक़ रखता है वो इंशाइया है, ठीक है, इंशाइया। उर्दू ज़बान की पैदाइश के हवाले से अब तक के किसके नज़रिए को दुरुस्त माना जा रहा है। क्या महमूद शीरानी का जो नज़रिया है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, सही है, नहीं सही नहीं है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया कि उर्दू ब्रजभाषा से निकली, क्या सही है, नहीं सही नहीं है। नसरुद्दीन हाशमी का नज़रिया जो है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई, क्या सही है, सही नहीं है। बल्कि जो उर्दू की पैदाइश दिल्ली और गिरदो नवाह में हुई, दिल्ली और आसपास के उर्दू जो पैदा हुई, वो जो नज़रिया मसूद हुसैन ख़ां का है, इसको सही माना जाता है, विश्वसनीय और अथेंटिक माना जाता है। तो इसलिए उर्दू की पैदाइश के हवाले से अब तक का
सबसे दुरुस्त जो नज़रिया है वो मसूद हुसैन खां का नज़रिया है। आ रहा है ना समझ में? चलिए, उर्दू की वह शेरी सिन्फ जिसमें 4 मिसरे होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? मुसद्दस कहते हैं, नज़्म मुअर्रा कहते हैं, रुबाई कहते हैं, या फिर मुखम्मस कहते हैं। तो मुसद्दस में तो 6 मिसरे होते हैं, मुखम्मस में 5 मिसरे होते हैं, रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। तो इसलिए हमारा जो जवाब होगा वो रुबाई हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि वह हरूफ जो 2 कलमों को बाहम मिलाएं क्या कहलाते हैं? 2 कलमों को मिला दें, 2 वर्ड्स को जो मिला दें अल्फ़ाबेट्स, उनको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम हरूफ अत्फ कहते हैं, कंजक्शन अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा जा रहा है आपसे? पूछा ये जा रहा है कि उर्दू ज़बान पढ़ाते वक्त उस्ताद तलबा की दर्ज झेल में किन सलाहियतों को उभारेगा? आप उर्दू लैंग्वेज के टीचर हैं, आप उर्दू लैंग्वेज की टीचिंग करा रहे हैं, तो आप बच्चे की कौन सी क्वालिटी को, कौन सी स्किल को आप इन्हेंस करेंगे, उभारेंगे? पढ़ने की, सुनने की, बोलने की, या फिर सभी की? तो आप सभी के सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने, ये जो चारों महारतें हैं, चारों महारतों को आप उर्दू पढ़ाते हुए क्या करेंगे? उभारेंगे। तो ये 30 सवाल जो कि पूछे गए थे MP टेट उर्दू में, हमने आपके सामने हल कर दिया। ठीक है? सवालात पसंद तो आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे। ठीक है? और हर सवाल से मुताल्लिक कुछ अहम एक्सप्लेनेशन भी आपको दस्तयाब कराए गए, वो आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, आपका हक बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो शेयर कीजिए और दोस्तों को रिकमेंड कीजिए कि वो आएँ और हैदरी स्टडी पॉइंट पे तैयारी करें। सबकी तैयारी यहाँ पे, उर्दू के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। थैंक यू वेरी मच।